जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के एक नए टॉपिक जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है इस पर चर्चा करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत की क्लास फर्स्ट है, इसके बाद और भी इसकी क्लास आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी आज हमारे प्लेटफॉर्म पे नया आया है उससे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में 1206 ईस्वी के बीच का समय दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। लगभग 300 वर्षों की इस अवधि के दौरान दिल्ली में 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 शासन हुए इसमें। पहला था गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी था। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। पहला है गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इसे मामलुक राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है। मामलुक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन यानी कि तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। कुछ इतिहासकारों ने इस वंश को इलबरी वंश की संज्ञा दी, लेकिन इस संज्ञा को उचित नहीं माना गया। अब पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। देखिए, कुतुबुद्दीन जो है मोहम्मद गोरी का दास था। 1192 ईस्वी में त्रायन के बाद गोरी ने ऐबक को भारतीय राज्यों का राज प्रबंधन बना दिया था। भारतीय राज्यों का प्रबंधन बना दिया गया था। ठीक है। तो मोहम्मद जब गोरी की मृत्यु हुई उसके बाद इसके 3 दास थे जो प्रमुख दास थे 3। इनके बीच में क्या हुआ, साम्राज्य को लेकर बंटवारा हुआ। इनके बीच में साम्राज्य का बंटवारा हुआ था। किसके? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। कितने? 3 प्रमुख दास। कौन कौन से थे? एक तो ताजुद्दीन यल्दोज था। ताजुद्दीन पहला था ताजुद्दीन यल्दोज था और इसे बटा था गजनी का। इसे गजनी का शासक बनाया था। दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा। इसे कहां का बनाया था? सिंध मुल्तान का बनाया था। और तीसरा जो गुलाम था वो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे दिल्ली का क्या किया था? शासक दिया था। ऐबक का जो राज्यारोहण होता है वो 25 जून 1206 25 जून को 1206 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ और उसे सत्ता के लिए मान्यता और नियुक्ति पत्र जो है 1208 में मिला था। 1208 में नियुक्ति पत्र से मिला था। अब इसने क्या किया भाई, राजधानी की भी नहीं तो उसने लाहौर को राजधानी बनाया। लेकिन इसकी उदारता के कारण से लाख बख्श इनके लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। इतना ये उदारतापूर्ण दयालु व्यक्ति था, तो इसे लाखों का दान करने वाला इनके लाख बख्श की संज्ञा दी गई। तो क्या हुआ कि जो बख्तियार खिलजी जो ऐबक का सेनापति था, जिसने बंगाल अभियान के दौरान नालंदा महाविहार को तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था और बंगाल के शासक अली मर्दान की हत्या कर दी थी। ठीक है। लेकिन इसने बहुत सारे जो है भवन निर्माण भी किए, जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में 1191 में बनाई। अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर 1200 ईस्वी में बनाया। कुतुब मीनार की पहली मंजिल 1199 ईस्वी में यह बनाई थी। जो इसकी यह मीनार जो सूफी संत जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई थी। और बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था और इसका दामाद था इल्तुतमिश जो उसका गुलाम भी था। बाद में इसकी बेटी से इसने शादी की। तो उस इल्तुतमिश ने इसने इसकी 3 मंजिलों को बनवाया था। लेकिन क्या हुआ था, एक बिजली गिर गई थी जिसके कारण जो है 4थी मंजिल इसकी नष्ट हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, बाद में मरम्मत करवाया था और साथ ही 5वीं मंजिल भी बनवाई थी। और इसके बाद ना किला ए राय पिथौरा इसने वो भी बनवाया था। और 1210 में क्या हुआ था कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बात करते हैं कि भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और सुल्तान की उपाधि धारण की इसने। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में इसने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की एवं उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।
उसने उसके उनके उदार प्रवृत्ति के कारण इसे लाखों का दाता, लाखों को दान करने वाला एवं पील बख्श और कुरान खुआ नाम से भी जाना जाता था। ऐबक ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए तथा उस पर अब्बासी खलीफा का नाम अंकित नहीं करवाया। ऐबक के संरक्षण में हसन निजामी और फक्र ए मुदबिर जैसे विद्वान रहते थे। अब कला वास्तुकला की अगर हम बात करें तो ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई। पहला कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। ठीक है, ये तो बनाई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में का जो है ये 1191 में बनवाई थी ईस्वी में, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में ये 1200 ईस्वी में इसने बनवाया था। ठीक है, इसके द्वारा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की समर्पित कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, और इसकी पहली मंजिल जो है 1199 में बन गई थी इसकी पहली मंजिल। और यह मीनार क्या थे, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाई गई थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। कब? 1231 से 32 ईस्वी के बीच में इसकी 3 मंजिलें बनी थी, लेकिन चौथी मंजिल गिर गई थी इसकी, और बाद में जो है इसको फिरोज तुगलक ने इसको मुरम्मत करवाया था और 5वीं मंजिल भी बनवाई थी इसने। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक ताजुक मासिर के लेखक हसन निजामी और तारीख ए मुबारक शाही के लेखक फखरुद्दीन को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। अब क्या हुआ कि 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। आराम शाह, देखिए आराम शाह केवल 8 महीने तक शासन किया इसने, 8 महीने तक शासन किया था इसने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इसको सबसे अयोग्य शासक माना जाता है। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद आराम शाह को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये 8 महीने तक रहा था आराम शाह, क्योंकि ये जो है ना एक अयोग्य शासक था। चलिए अब आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी। देखिए इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था और एक कुतुबुद्दीन का ऐबक में उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को इल्तुतमिश ने क्या किया, उत्तर भारत की विजय को वास्तविक संगठनकर्ता भी माना जाता है। और 1206 में जब ऐबक ने इसे बदायूं को सूबेदार बनाया था तो उसने लाहौर से क्या किया, दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। यलदौज व कुबाचा से अंतरिम रूप से निपटा, लड़ाई भी हुई। चंगेज खान से बचने के लिए इसने क्या किया, ख्वारिज्म शासन जलालुद्दीन मगरबर्नी जो सिंधु क्षेत्र में आ गया था, वो चंगेज का पीछा करते करते प्रथम बार जो क्या किया उसने सिंध क्षेत्र में मुहाने पर पहुंचा था, जो 1221 ईस्वी में था। तो 18 फरवरी जो है 1229 ईस्वी में क्या किया, बगदाद के खलीफा के से अधिकार प्राप्त कर लिया था, और इसके सुल्तान का अधिकार न्यायुक्त जो सुल्तान बना दिया है, न्यायुक्त मतलब कि मर्जी से। और 40 दलिया चहलगाम में इसने गठन किया था, जो 40 तुर्की सरदार को गुट था। इसने क्या किया, इकता प्रथा प्रारंभ की, इनके टका, चांदी, जीतल इनके सिक्के भी चलाए। और इसी के काल में मिनहाज उस सिराज विद्वान था जिसे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, ये सब चीजें थी। चलिए शुरू करते हैं। यह इलबरी जाति का था, इसलिए इसके शासनकाल को इलबरी वंश का शासनकाल भी कहा जाता है। इनकी इलबरी तुर्क। ऐबक ने इसे ग्वालियर का इख्तियार नियुक्त किया। इल्तुतमिश को भारत मुख्यतः दिल्ली में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद वंशानुगत बनाया। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान बना। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराया था, जिसने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित किया था और लाहौर तथा पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया, जब चंगेज खां ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था। तब इल्तुतमिश ने मकबरनी के दूत इयान ए मुल्क की हत्या करवाकर मकबरनी को शरण देने से मना कर दिया था। इसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसके साथ ही
उसके द्वारा चांदी का टका, जिसमें मध्यकालीन भारत में मानक सिक्का माना जाता था, और तांबे का जितल भी जारी किया था। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश ने सबसे बड़े पुत्र यानी कि इल्तुतमिश ने सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की स्मृति में मदरसा ए नासिरी का दिल्ली में निर्माण करवाया था। इस मदरसा का शिक्षक मिनहाज उर सिराज था। इसने तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज को संरक्षण प्रदान किया था। इसके द्वारा 40 तुर्क अमीरों तथा गुलामों के एक दल को संगठित किया गया, जिसे 40 दल यानी कि तुर्क ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता था। 1920 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की और एक लिखवत सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाए। यह अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अब आती है रजिया। इनके रजिया जो है, इसका समय पीरियड था 1236 से 1239 ईस्वी का इसका समय पीरियड था। ठीक है भाई, लेकिन इससे पहले हम एक और बात बताएं कि इससे पहले था रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो 1236 ईस्वी में रहा। तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन उसकी मृत्यु के दूसरे दिन ही फिरोज शाह को क्या किया था, गद्दी पर बैठाया गया, बाद में उसका वध कर देगा। ठीक है, अब तो इसके बाद रजिया सुल्तान जो थी वो बनी थी 1236 से 40 ईस्वी में। ये रजिया आई थी इनके रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह था 1236 में आया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसमें रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। देखिए, ग्वालियर के पास आने के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टके पर उसका नाम अंकित करवाया था। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। रजिया सुल्तान की उक्त गतिविधियों से तुर्क अमीरों और सेना में नाराजगी फैल गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे विरोध का भी सामना करना पड़ा था, जिसमें परिचित तुर्क अमीर थे निजामु मुल्क, जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सफुद्दीन कूची, कबीर खां, अयाज और मलिक सलारी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग किया और पुरुषों के समान कुआ और कुलाहा पहनकर दरबार में बैठती थी। 1240 में बठिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। रजिया याकुत के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने गए, लेकिन याकुत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया था। इसी बीच बहराम शाह इल्तुतमिश के पुत्र ने तुर्की अमीर की मदद से सत्ता हत्या ली थी। बाद में दिल्ली लौटते समय रास्ते में रजिया का भी कत्ल कर दिया गया था। रजिया के बारे में मिनहाज लिखता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए थे। मुइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है, ये भी एक अयोग्य और गुणहीन शासक था भाई। ठीक है, जो ज्यादा दिन तक नहीं रुका, 1240 से 1242 ईस्वी तक इसका समय पीरियड रहा। इसने अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए एक नए पद नायब ए मुमतिकात का सृजन किया। यह पद एक संरक्षण के समान था। इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण यानी कि 1241 में हुआ था। इसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 42 ईस्वी सुल्तान बना। इसके शासनकाल की समस्त शक्तियां चालीसा के पास थी। यह नाम मात्र का सुल्तान था, यानी कि केवल एक कठपुतली थी ये। इसी जो सारी शक्तियां थी वो किसके पास थी, चालीसा के पास थी। इसने बलवन को अमीर ए हाजी पद पर नियुक्त किया था। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। देखिए, ये इल्तुतमिश का नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था महमूद ये इल्तुतमिश का पोता था और इसका प्रमुख सलाहकार बलवन था। इसी के काल में जो भारतीय मुसलमानों को दल का नेता मायुद्दीन रेहान था, जो 1253 ईस्वी में नायब बना था। ठीक है, यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति था। यह खाली समय में कुरान की आयतों की सुलेख करता था।
इसके समय समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी और इसे नायब ए मुमालिकात का पद पर आश्रित किया गया। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया था। ठीक है, अब आता है बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा। देखिए बलबन इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य था। इसकी उपाधि थी उल्गू खां थी। तो मंगोलों का जो मुकाबला करने के लिए इसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया था। इसकी एक और उपाधि जिले इलाही थी। ठीक है, और बंगाल दोआब और बंगाल के क्षेत्र में डाकुओं के प्रति उसने रक्त लोह की रीति अपनाई। ठीक है, राजस्व का सिद्धांत दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम इसी ने लागू किया था। इसके बाद क्या हुआ, सिजदा इनके लेटकर नमस्कार व पाबूस पांव चूमना की प्रथा चलाई थी इसने। नैरोज प्रथा चलाई। गुप्तचर विभाग का भी गठन किया था इसने बलबन ने, और गुप्तचर को ब्रीद भी कहा गया था। ठीक है, विख्यात कवि अमीर खुसरो जिसका उपनाम तोता ए हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है, जिसे वो बलबन का क्या था, समकालीन था। ठीक है, इस पर बात चर्चा करते हैं। देखिए कि बलबन को उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत के मुख्य वास्तुकारों में से एक था। बलबन के अनुसार सुल्तान धरती पर भगवान का रूप है। सुल्तान जिल ए इलाही और दैवीय अधिकारों नियाब ए खुदाई का प्राप्त करता है। बलबन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने में की रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। बलबन के राजतत्व के सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला थी सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। दूसरी बात आती है कि बलबन ने शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया था और स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहा। इसने नायब जैसे पद को समाप्त कर दिया था। मंगोलों के आक्रमण से मुकाबला करने के लिए उसने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। 40 दल तुर्क ए चहलगामी को इसने समाप्त कर दिया था। इसने ईरानी उत्सव नौरोज की शुरुआत की। बलबन स्वयं को नासिर आमिर उल मोमिन यानी कि खलीफा का दाहिना हाथ कहता था। अब प्रशासन की बात करें तो दीवान ए विजारत वित्त विभाग को दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से अलग किया। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की। इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। प्रशासन से गैर तुर्कों को हटा दिया था। भारतीय मुसलमानों को प्रमुख पद नहीं दिए थे। अमीरों को निगरानी के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की। अमीरों से स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सिजदा दंडवत और पबोस कदम चूमना परंपरा की शुरुआत की। बलबन की सफलता का श्रेय इसकी गुप्तचर व्यवस्था को जाता है। इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की जिसे बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।